राम राम दोस्तों, आज हम बात करेंगे रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के बारे में। रॉयल चैलेंजर बैंगलोर का सबसे बड़ा फैन बेस है दुनिया में और इन लोगों पे सबसे ज़्यादा पेशेंस है। 16 साल से रॉयल चैलेंजर बैंगलोर हारे जा रही है, लेकिन इनके फ़ैन की दाद देनी पड़ेगी। इनका सपोर्ट कम नहीं हो रहा है। आरसीबी के फैंस को देख के मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग वाली लड़की की याद आ जाती है जो आजकल काफ़ी चल रही है। उसकी वीडियो में एक लाइन है कि लेवल सबके निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे उनके जो खड़ा रहेगा। आरसीबी को सपोर्ट करने के लिए मेरे को सब ने मना किया, जिसमें मेरे खुद के भाई बहन भी हैं, लेकिन तब भी मैं यहाँ खड़ी हूँ, आरसीबी को सपोर्ट कर रही हूँ। सेम वैसी सिचुएशन है बेचारा आरसीबी की फैंस की। हर साल फैंस आरसीबी से एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, इस साल कप नाम दे क्वेश्चन मार्क, और इसका आंसर उनको आज तक नहीं मिला। आरसीबी वालों के लिए आईपीएल की ट्रॉफी यूपीएससी एग्जाम बन चुका है। न जाने कितने अटेम्प्ट वो दे चुके हैं, लेकिन उनका क्लियर ही नहीं हो रहा है। आरसीबी की टीम उम्मीद करेगी जो फैंस का फेथ है उनको रिपे कर सके। इनके पास जो कुछ है बस फैन बेस है, इसके अलावा इनके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आरसीबी में कुछ चेंजेस आए हैं या इनकी प्रॉब्लम्स अभी भी सेम है जो पिछले 16 सालों से चल रही है। आरसीबी के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है विराट कोहली की शानदार फॉर्म। 2021 और 2022 में विराट कोहली ने बहुत स्ट्रगल किया था रन बनाने के लिए, लेकिन 2023 का सीज़न आरसीबी फैंस के लिए और विराट कोहली के लिए खूब सारी खुशियां लेके आया। हमें फिर से पुराने वाले विराट कोहली देखने को मिले। विराट ने 2023 के आईपीएल में 14 इनिंग खेली, जिसमें उन्होंने 639 रन बनाए, 140 की अच्छी स्ट्राइक रेट से। काफ़ी अफवाह फैल रही है कि विराट कोहली टी20 वर्ल्ड कप से ड्रॉप भी हो सकते हैं उनके स्लो गेम रेट के चक्कर में। लेकिन जितना मैं विराट कोहली को जानता हूँ, जब जब लोग उन पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, विराट कोहली बोलते हैं कि आप आइए मैदान में और देखिए मेरे को खेलते हुए, और सबके धुएं उड़ा देते हैं। वॉच आउट फॉर विराट कोहली दिस सीजन, व्हेन हिज बैक इज अगेंस्ट द वॉल, दैट इज व्हेन ही पंचेस द हार्डर। पिछले साल आरसीबी ने चौथे नंबर पे फिनिश किया था पॉइंट्स टेबल में, और उसकी सबसे बड़ी वजह थी विराट कोहली और फैफ डुप्लेसी की शानदार ओपनिंग पार्टनरशिप। पिछले साल इन दोनों ने पार्टनरशिप में 639 रन जोड़े, 67 की शानदार औसत से। लेकिन आरसीबी के लिए सबसे चैलेंजिंग चीज़ है कि फैफ डुप्लेसी ऑलमोस्ट 40 साल के हो गए हैं और लास्ट ईयर से इनका टी20 रिकॉर्ड अच्छा भी नहीं रहा है ग्लोबली अक्रॉस ऑल द लीग्स। आरसीबी के पास इस समय दुनिया का सबसे टैलेंटेड टी20 प्लेयर है। क्या आप गेस कर सकते हैं उसका नाम? जी हाँ, मैं विल जैक्स की बात कर रहा हूँ। विल जैक्स इंग्लैंड के युवा प्लेयर, अ टी20 स्पेशलिस्ट, जो कि हर जगह दुनिया में जाके क्रिकेट खेल रहे हैं और बहुत शानदार क्रिकेट खेल रहे हैं 2 साल से। पिछले साल वो आईपीएल में इंजर्ड थे और इंजरी से वापस आने के बाद उन्होंने बहुत शानदार क्रिकेट खेली है। हार्ड हिटिंग ओपनिंग बैट्समैन है वो, और राइट आर्म ऑफ स्पिनर भी हैं। रिसेंटली कंक्लूडेड साउथ अफ्रीका का जो टी20 टूर्नामेंट हुआ था, उसमें भी इनकी फॉर्म बहुत शानदार रही थी, बैट और बॉल दोनों से। एक शतक भी लगाया था उन्होंने उसमें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आरसीबी ने खिला ही नहीं पाएगी। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा, क्या फैफ डुप्लेसी 40 की उम्र में भी अपनी फॉर्म बरकरार रख सकते हैं, और एज एन इंटरनेशनल प्लेयर, जिसमें आपके पास सिर्फ 4 प्लेयरों का कोटा होता है। और अगर फैफ डुप्लेसी का फॉर्म अच्छा नहीं रहता है, तो मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं हूँगा कि आरसीबी किसी डिफरेंट कैप्टन के अंडर भी खेलेगी मिड सीजन में। रजत पाटीदार, जिन्होंने लास्ट ईयर आईपीएल का मिस किया था इंजरी के चक्कर में, वो फुली फिट हैं। रिसेंटली उन्होंने इंडिया के लिए डेब्यू भी किया था और इस सीज़न वो अवेलेबल रहेंगे। लेकिन बैक ऑफ द माइंड उनके दिमाग में अभी भी ये क्वेश्चन होगा कि एम आई गुड इनफ टू प्ले फॉर इंडिया अगेन। और ये क्वेश्चन उनकी मेंटल हेल्थ और आईपीएल की परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा इस साल। आरसीबी के मैनेजमेंट को रजत पाटीदार से बात करनी पड़ेगी। इस समय वो मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। ही डेस्परेटली नीड्स बैकिंग एंड अ हैंड ऑन हिज शोल्डर एंड समवन टू टेल हिम दैट यू आर अ गुड इनफ प्लेयर एंड यू विल प्ले मेनी मोर मैचेस फॉर इंडिया। और अगर रजत पाटीदार का अच्छा परफॉर्मेंस रहा तो ये आरसीबी के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। जो मेरे को एक आरसीबी का अच्छा मूव लगा वो था द एक्विजिशन ऑफ कैमरॉन ग्रीन फ्रॉम मुंबई इंडियंस। कैमरॉन ग्रीन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे इस आरसीबी के यूनिट में। लास्ट ईयर उनका डेब्यू सीजन था और बहुत शानदार सीजन रहा था कैमरॉन ग्रीन का। ही इज़ अ रन अवे मैच विनर, एक्सप्लोसिव बैट्समैन, अ गन फील्डर एंड अ वेरी डिसेंट बॉलर। एटलीस्ट 2 ओवर तो हर मैच में डाल सकते हैं। एंड द फैक्ट दैट ही विल प्ले मोस्ट ऑफ हिज मैचेस इन चिन्नास्वामी विल मेक हिम इवन अ बिगर थ्रेट। एक मूव जो मेरे को आरसीबी का बिल्कुल समझ नहीं आया, और मैं हर क्रिकेट फैन से जानना चाहूँगा कि कोई टीम इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती है। आरसीबी ने शहबाज अहमद के ऊपर काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया, काफ़ी साल तक उन्होंने उनको खिलाया, और शहबाज ने उनको अच्छी रिटर्न भी दिए रिसेंटली। और हाल ही में शहबाज अहमद ने अपना इंडिया का डेब्यू भी किया। और इन सारे फैक्टरों के बावजूद भी
आरसीबी ने शहबाज अहमद को ट्रेड करा सनराइजर हैदराबाद से और बदले में क्या लिया, मयंक डागर, जो कि एक डोमेस्टिक प्लेयर और अब तक इंडिया के लिए भी नहीं खेले हैं। और डागर का टी20 रिकॉर्ड इतना भी कुछ स्टैंड आउट नहीं रहा है कि आप बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर दे के एक डोमेस्टिक प्लेयर ले लें। आरसीबी अपना पोपट कैसे बना सकती है हर बार की तरह, लेकिन अब इन चीज़ों में बिल्कुल सरप्राइज नहीं हूँ। जो टीम केएल राहुल जैसे प्लेयर को परफॉर्मेंस देने के बाद रिलीज कर सकती है वो कुछ भी कर सकती है। मेरे को समझ नहीं आता आरसीबी कहाँ से अपना थिंक टैंक लेके आती है। सीजन दर सीजन इनकी सेम मिस्टेक होती हैं। बॉलर ही लेना भूल जाते हैं और अगर लेते हैं तो बिल्कुल ही पागल से हो जाते हैं। इसका उदाहरण देखने को मिला हमें इस साल के ऑक्शन में। आरसीबी का टोटल पर्स था 23.5 करोड़ इस ऑक्शन में और वो पैट कमिंस के पीछे भाग गए। भाग क्या, पागल ही हो गए। बहुत वियर्ड। और हमेशा ऐसी चीज़ें करती हैं आरसीबी। वो तो आरसीबी को शुक्रिया करना चाहिए सनराइजर हैदराबाद का, जिसने इन्हें आउटबिट किया। अदरवाइज ये तो बिल्कुल ही ब्लंडर कर जाते। अगर कमिंस आरसीबी में चले जाते इनका कोट ऑफ मनी तो बिल्कुल ही खत्म हो जाता और काफ़ी सारे स्लॉट्स बच जाते। और एक प्लेयर पे इतने पैसे लगाना तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ी है। अगर वो प्लेयर इंजर्ड हो जाए पूरी टीम गई, पूरा सीजन गया, ना कि केवल ये वाला बल्कि आने वाले कई सीजन। आरसीबी ने जेराल्ड कोटसे पे बिड नहीं लगाई, मधु शंका पे बिड नहीं लगाई, नुवान तुषारा पे बिड नहीं लगाई, ये सीधा चले गए पैट कमिंस के ऊपर। और जब इन्हें पैट कमिंस नहीं मिला इनकी चटक गई बुद्धि और ये फिर गए अल्जारी जोसेफ के ऊपर। 11.5 करोड़ में खरीदा इन्होंने अल्जारी जोसेफ को, 11.5 करोड़। अगर आप अल्जारी जोसेफ से ही पूछते वो भी मना कर देते, भाई मेरी वैल्यू ही नहीं है इतनी। माइंड यू बॉलर काफ़ी डिसेंट है अल्जारी जोसेफ, लेकिन 11.5 करोड़, माइंड बॉगलिंग नंबर्स। मैं जानना चाहूँगा कौन है इस टीम का एनालिस्ट, कौन प्लानिंग करता है ऑक्शन की। और जो बाकी बॉलर इन्होंने लिए वो अशोक डिंडा अकेडमी के बॉलर हैं, खूब रन देते हैं टी20 में। टॉम करन, यश दयाल, ये वही यश दयाल है जो एक ओवर में 28 रन नहीं बचा पाए थे। लेकिन एज पर आरसीबी लॉजिक, जो बॉलर रन खाएगा हम तो उसी को लेंगे। आरसीबी की पेस बॉलिंग मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा वीक लग रही है। वो तो अच्छा है उन्होंने लोकी फर्गसन को बेस प्राइस पे उठा लिया। इस समय आरसीबी के पास 4 ओवरसीज पेस बॉलर हैं, रीसे टोपले, अल्जारी जोसेफ, टॉम करन और लोकी फर्गसन। लेकिन इनमें से सिर्फ ये एक प्लेयर खिला पाएंगे। प्राइज मनी के हिसाब से इनका दिमाग अल्जारी जोसेफ को खिलाने को बोलेगा और स्किल वाइज मेरे ख्याल से रीसे टोपले थोड़े ज़्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं। लेफ्ट आर्म क्विक बॉलर तो स्टार्टिंग में थोड़ी स्विंग भी करा सकते हैं। आरसीबी के सबसे एमवीपी प्लेयर होंगे इस साल ग्लेन मैक्सवेल। अपने करियर के पर्पल पैच में ग्लेन मैक्सवेल, बहुत शानदार वर्ल्ड कप रहा था इनका। कैसे भूल सकते हैं वो दोहरा शतक अगेंस्ट अफगानिस्तान, सिंगल हैंडेडली बंदे ने मैच जिताया था। और उसके बाद इंडिया के खिलाफ इन्होंने शतक भी लगाए टी20 क्रिकेट में। ग्लेन मैक्सवेल ना ही केवल बैटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होंगे बल्कि उनकी बॉलिंग और खासकर इस साल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। आरसीबी का स्पिन कंटीजेंट मेरे को सबसे कमज़ोर लग रहा है बाकी टीमों के कंपैरिजन में। इनके पास कुल 4 स्पिनर हैं और उसमें से भी 2 ऑलराउंडर, कर्ण शर्मा, मयंक डागर, हिमांशु शर्मा और महिपाल लॉमरोर, और 5वां ऑप्शन ग्लेन मैक्सवेल। ये क्या स्पिनर लिए इन्होंने, ये कैसे सरवाइव करेंगे जब ये लखनऊ जाएंगे, चेन्नई जाएंगे और कोलकाता जाएंगे। आरसीबी की पेस बॉलिंग मेरे को काफ़ी वीक लग रही है और एक्सपीरियंस भी बहुत ही कम है इसके अंदर। मोहम्मद सिराज इनके मेन बॉलर है। आकाशदीप सिंह जिन्होंने अभी रिसेंटली इंडिया का डेब्यू किया था, काफ़ी डिसेंट बॉलर है आकाशदीप सिंह। मैं काफ़ी इंप्रेस हुआ उनसे। एक वीडियो भी बनाई थी मैंने आकाशदीप के ऊपर जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, प्लीज़ चेक आउट इफ़ यू हैव टाइम। और बाकी ऑप्शन विजय कुमार और यश दयाल। अपोजिशन टीम वाले यही सोचेंगे कि मोहम्मद सिराज के पीछे हाथ धो के पीछे पड़ जाओ। अगर मोहम्मद सिराज की पिटाई हुई तो बाकी सारे बॉलर काफ़ी वीक हो जाएंगे इनके। मेरे को तो समझ ही नहीं आता एक इंसान अपनी ज़िंदगी में सेम मिस्टेक बार बार कैसे रिपीट कर सकता है। 16 साल हो गए आरसीबी को और हर सीजन सेम स्टोरी, वेरी पुअर बॉलिंग लाइनअप। पता नहीं किस एनालिस्ट को ये पैसे देते हैं, कौन इनका ऑक्शन करवाता है, मैं बिल्कुल ही क्लूलेस हो जाता हूँ। एक और बड़ा एस्पेक्ट होगा आरसीबी के लिए हुआ है दिनेश कार्तिक की फॉर्म। रिसेंटली दिनेश कार्तिक इतना क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं और वो कमेंट्री की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं। और ये खबर भी आ रही है कि 2024 का आईपीएल दिनेश कार्तिक के करियर का आखिरी आईपीएल हो सकता है। आइए देखते हैं आरसीबी की प्रोबेबल प्लेइंग 11। विराट कोहली ओपनिंग अलॉन्ग विद फैफ डुप्लेसी, नंबर 3 पे कैमरॉन ग्रीन, नंबर 4 पे रजत पाटीदार, नंबर 5 पे ग्लेन मैक्सवेल, नंबर 6 पे महिपाल लॉमरो, नंबर 7 पे दिनेश कार्तिक, नंबर 8 पे आकाशदीप सिंह, नंबर 9 पे कर्ण शर्मा, नंबर 10 पे सिराज और नंबर 11 पे रीसे टोपले। क्या आरसीबी क्वालिफाई कर पाएगी इस साल और अपनी आईपीएल की ट्रॉफी का ड्रॉट खत्म कर पाएगी? मेरे को नहीं लगता दोस्तों आरसीबी इस साल आईपीएल जीत पाएगी।
मेरे को ये भी नहीं लगता कि वो क्वालिफाई कर पाएगी इस साल।